हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर अली रज़ा हेयर। आज मैं आप लोगों को मेहरान यूनिवर्सिटी की जो आज टेस्ट आई हुई थी उसके फ़िज़िक्स के 13 क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। मेरे स्टूडेंट्स गए थे जो टेस्ट अटेम्प्ट करके आए हैं, उन लोगों ने मुझे बताए हैं, मैं वो आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा और मैं गेस करूंगा कि अगर ये क्वेश्चंस आ गए हैं तो दूसरे कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर में से है, प्रीफिक्स वाला जो टॉपिक है उसमें से है कि 1 मिली के बराबर होता है। तो 1 मिली जो आपका प्रीफिक्स है वो 10 पावर -3 के बराबर होता है। 1 मिली 10 पावर -3 के बराबर होता है। और दूसरी जो टेस्ट हुई थी, क्योंकि एक 7:30 बजे टेस्ट है और दूसरी 9 बजे टेस्ट है, तो दूसरी जो टेस्ट थी उसमें ये आया था कि 1 किलो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है 10 पावर 3 के। तो ये दो जो हैं प्रीफिक्स में से क्वेश्चंस आ गए हैं। तो अभी अगला जो क्वेश्चन है वो पीको का आ सकता है, क्योंकि अगले साल भी पीको का आया हुआ था कि 1 पीको इज इक्वल टू 10 पावर -12 होता है। और नैनो का भी आ सकता है, क्योंकि अगले साल नैनो का भी आ चुका है। नैनो इज इक्वल टू 10 पावर -9 होता है। और उसके अलावा एंगस्ट्रम का भी आ सकता है। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 पावर -10 मीटर होता है। तो ये आप लोग याद कर लें, मेरी वीडियो को थोड़ा रोक के पस करके फिर ये क्वेश्चंस अपने पास लिख लें और याद कर लें, और भी जो प्रीफिक्स हैं वो सब याद कर लें। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, स्केलर इज स्पेसिफाइड विथ। तो स्केलर जो आपका होता है वो स्पेसिफाइड होता है ओनली मैग्नीट्यूड के साथ। अब अगर आ जाए कि वेक्टर किससे स्पेसिफाइड होता है, तो वेक्टर जो है मैग्नीट्यूड के साथ जब डायरेक्शन हो तो उससे स्पेसिफाइड होता है। ये याद कर लियो, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हमारे, वो यूनिट वेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन यूनिट वेक्टर से आ सकता है कि यूनिट वेक्टर कहते किसे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर को कैसे ऑब्टेन करते हैं, वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ऑब्टेन करते हैं। फ्री वेक्टर का आ सकता है। फ्री वेक्टर जो है आपका वो क्या होता है, जो किसी भी पोजीशन से स्टार्ट हो उसको हम फ्री वेक्टर कहते हैं। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी भी जो टॉपिक हैं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाले, वो भी आप देख लें। और उसके बाद है यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो प्रेशर का यूनिट जो है वो है पास्कल। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जो है वो है पास्कल। और 1 पास्कल बराबर होता है जब 1 न्यूटन फोर्स लगे वो 1 मीटर पर स्क्वायर एरिया पे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप पास्कल कह सकते हैं। ये है यूनिट ऑफ द प्रेशर। और दूसरा क्वेश्चन आया हुआ था चैप्टर नंबर 2 में से ही, द डिस्प्लेसमेंट इज। डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये 3 चैप्टर में भी आता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये आ चुका है। डिस्टेंस आ सकता है, वो स्केलर क्वांटिटी है। और उसके बाद क्वेश्चन आया था, द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटीज। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1 होता है। और स्पीड वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज LT-1। इन दोनों का डायमेंशन जो है वो सेम है। और दूसरा क्वेश्चन आया था, द वेलोसिटी डिक्रीज देन एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, उस एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं जिसको हम डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो आया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब थर्ड लॉ को थोड़ा देख लें आप। अब जो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्वेश्चन कैसे आया है कि उसकी स्टेटमेंट क्या है, मतलब वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, नीचे फिर ऑप्शंस में स्टेटमेंट है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। जहाँ पे आप फोर्स लगाएं और आपका फोर्स जो है आपके ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, उसको कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये आ सकता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को और क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये भी आ सकता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये किसकी डेफिनेशन देता है, तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देता है। और ये भी आ सकता है कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम फोर्स को कैसे मेजर करते हैं, तो फोर्स की हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं सेकेंड लॉ में। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था, उसको कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और ये याद कर लियो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये क्वालिटी ऑफ द फोर्स बताता है। जैसे सेकेंड लॉ क्वांटिटी बताता है, ऐसे ही फर्स्ट लॉ जो है वो क्वालिटी ऑफ द फोर्स बताता है, मतलब फोर्स की डेफिनेशन देता है। फर्स्ट लॉ फोर्स की डेफिनेशन देता है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया था तीसरे चैप्टर में से, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम किसे कहते हैं, अपोजिट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो फोर्स जो मोशन, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसको अपोज करे,
ठीक है, मोशन जो भी है ऑब्जेक्ट का, उसको जो अपोज करे, जो फोर्स अपोज करे उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब ये भी आ सकता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, वो फ्रैक्शनल फोर्स होता है, ये याद कर लें। और उसके बाद जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि कंटिन्यूस रिपीटिंग साइकिल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ये जो रिपीटिंग हो साइकिल्स की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वैसे फ्रीक्वेंसी को ये कहते हैं ना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, एक सेकंड के साथ कितने रिवोल्यूशंस हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये टाइम बता रहा है कि टाइम के साथ ये जो साइकिलिंग हो रही है, कंटिन्यूस रिपीटिंग हो रही है साइकिल्स की, रिवोल्यूशंस कहो आप, साइकिलिंग कहो, नंबर ऑफ वेव्स कहो, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कहो, टाइम के साथ उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अब ये आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, तो ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, ये आप याद कर लें। और इसका डायमेंशन क्या होता है, T-1 जो है इसका डायमेंशन होता है फ्रीक्वेंसी का। और उसके बाद ये क्वेश्चन आ गया है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ जो फोर्स होता है उसको हम टार्क कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है इसमें। तो अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ कंडीशन किसे कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ कंडीशन किसे कहते हैं। मैं वो बता रहा हूँ जो बोल्ड टॉपिक्स हैं, जो मोस्टली रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं एंट्री टेस्ट में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंडीशन जो है वो सम ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू 0 को शो करता है। और सेकंड लॉ ऑफ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो सम ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू 0 को शो करता है। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है सम ऑफ ऑल टॉर्क इज इक्वल टू 0 को शो करता है। मतलब सब टॉर्क जहाँ पे 0 हो जाए वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे सब फोर्स जो है उनका सम 0 हो जाए उसको कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये याद कर लें। और दूसरा ये क्वेश्चन आ चुका है, ग्रेविटेशन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ग्रेविटेशन फोर्स जो है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो स्क्वायर टाइम ऑफ द डिस्टेंस होता है बिटवीन टू मासेस। यहाँ पे ये चार्जेस नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये मासेस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मासेस है। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो आपका है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर टाइम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़। ठीक है, दो बॉडीज़ के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर टाइम आप डिस्टेंस करें उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये आ सकता है कि अगर डिस्टेंस आप ट्वाइस कर दें और ईच बॉडी का मास भी ट्वाइस कर दें तो फोर्स क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। ये याद कर लें क्योंकि ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हर एक बॉडी का मास 1 kg है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर है, 1 मीटर है। तो उस टाइम बताएं कि फोर्स क्या होगा, 1 मीटर होगा। और अगर कहे कि एक बॉडी, हर बॉडी का मास डबल हो रहा है, हर बॉडी का मास डबल हो रहा है, मतलब एक का मास 2 kg हो रहा है तो दूसरी का भी 2 kg हो रहा है और उनके बीच में डिस्टेंस भी ट्वाइस है, मतलब 2 मीटर अगर डिस्टेंस हो रहा है तो फोर्स क्या होगा, फिर भी 1 होगा, मतलब फोर्स रिमेन सेम होगा। ये आप याद कर लें। वर्क इज मैक्सिमम व्हेन, वर्क कब मैक्सिमम होता है, तो वर्क तब मैक्सिमम होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हो, दोनों एक डायरेक्शन में हो। मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करें उसी डायरेक्शन में हमारे ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो, तो उस टाइम हमारा जो वर्क है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है 0 हो जाए तो उस टाइम वर्क मैक्सिमम होगा। अब ये क्वेश्चन अभी ऐसे आ सकता है कि वर्क मिनिमम कब होगा, आप याद कर लेना कि वर्क तब मिनिमम होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एंटी पैरेलल हो, मतलब 90 डिग्री पे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे तो उस टाइम आपका वर्क जो है वो मिनिमम हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसी टाइम भी वर्क मिनिमम होता है, मतलब 0 होता है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जब ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा उसी टाइम वो एंगल जो है 90 इन्फॉर्म करता है। और उसके बाद फार्मूला ऑफ पावर, पावर का क्या फार्मूला होता है, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क पर टाइम, टाइम के साथ आप कितना वर्क कर रहे हैं उसको हम पावर कहते हैं, ये उसका फार्मूला है। और अगर यूनिट कहे तो क्या होगा, जूल पर सेकेंड, या जिसे वाट कहते हैं। और 1 BTU किसके बराबर है, ये याद कर लेना इस चैप्टर में। और जो है आपका 1 किलोवाट किसके बराबर है, ये याद कर लेना। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है, ये चीज़ें आप याद कर लेना, इसमें ये आ सकती हैं। और उसके बाद है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ की स्टेटमेंट आई हुई है कि डिस्प्लेसमेंट जो स्ट्रिंग में आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो याद कर लेना डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक अप्लाइड फोर्स के और दूसरा इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स के। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो अप्लाइड फोर्स है
उससे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स से इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। मतलब इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स एक डायरेक्शन में होगा तो आपकी डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में होगी, लेकिन अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा आपकी डिस्प्लेसमेंट भी उसी ही डायरेक्शन में होगी, लेकिन दोनों से डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये आप याद कर लें। उसके बाद है नेचर ऑफ लाइट। लाइट की नेचर क्या होती है? तो लाइट की जो नेचर है वो ड्यूअल होती है, मतलब पार्टिकल भी है और वेव भी है। अब ये आ सकता है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट किसने दी थी, तो आप याद कर लें ये पार्टिकल नेचर जो थी जिसको कार्पोस्क्यूलर थ्योरी भी कहते हैं, वो थ्योरी किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। और वेव थ्योरी जो है वो किसने दी थी? हाइजन ने दी थी। ये याद कर लेना, ठीक है। और आठवें चैप्टर में अब ये आ सकता है आपका कि साउंड की स्पीड जो है, ठीक है, साउंड की स्पीड के लिए आपके न्यूटन ने क्या कहा था? साउंड की स्पीड के लिए आपके लेप्लास ने कैसे करेक्शन दी थी? लेप्लास करेक्शन जिसको कहते हैं। इसमें दो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं तो वो आपको याद करनी है कि न्यूटन ने क्या कहा था कि साउंड जहाँ से ट्रेवल करता है वो मीडियम आपका आइसोथर्मल होता है, मतलब वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। लेकिन आपके लेप्लास ने क्या कहा था जहाँ से मूव करता है वहाँ पे आइडियाबैटिक होता है, मतलब हीट जो है वहाँ की जो है हीट चेंज नहीं होती। मैं ऐसे कह रहा हूँ अगर सिंपल वर्ड्स में, टेम्परेचर चेंज होता है लेकिन हीट चेंज नहीं होती, ठीक है। ये आ सकता है। और फिर साउंड की स्पीड कितनी है ये आप याद कर लें। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? वो 1 होता है। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसी फ्री मीडियम में डिवाइड करें स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में, ठीक है। फ्री स्पेस में जो आपकी लाइट मूव कर रही है उसकी स्पीड कितनी है उसको आप डिवाइड कर लें किसी मीडियम में मूव कर रही है, तो उस रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसने दिया था? सिनर्स ने दिया था। सिनर्स लॉ भी कहते हैं जिसे। ये 1 होगा एयर के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन जो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस जो है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। पावर ऑफ लेंस जो आपका है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होता है। अब ये आ सकता है कि पावर ऑफ लेंस का फार्मूला क्या होता है? उसका फार्मूला डायोप्टर होता है जो कि बराबर होता है मीटर इनवर्स के। ये आप याद कर लें। और दूसरा क्वेश्चन आया था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था? आपका जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे उतना वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ये कहा था चार्ल्स लॉ ने। और उस टाइम इसने कांस्टेंट किसको रखा था? प्रेशर को कांस्टेंट रखा था और नंबर ऑफ मोड्स को कांस्टेंट रखा था। चार्ल्स लॉ गया। अब बॉयस लॉ आप थोड़ा देख लें और एवोगाड्रोस लॉ भी देख लें, जनरल इक्वेशन को भी थोड़ा देख लें। फिर है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस किसे कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो। वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो उसको कहते हैं आइसोबैरिक। ये अब आ गया है। अब आ सकता है आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम सेम हो, और ये आ सकता है आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर सेम हो, और ये भी आ सकता है आइडियाबैटिक जिसमें आपकी हीट, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हीट सेम हो, मतलब हीट जो है सिस्टम में ना इन होगी ना आउट होगी, ठीक है। और इसमें दूसरे भी कुछ कंडीशंस बनती हैं वो आपको याद करनी पड़ेगी। मतलब फार्मूले कैसे बनते हैं? आइसोबैरिक होगा तो फिर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशंस क्या होगी, फार्मूला क्या होगा। आइसो जो कोरिक होता है तो उस टाइम वर्क क्या होता है? ज़ीरो होता है। आइसोथर्मल होगा तो उसमें इंटरनल एनर्जी क्या होती है? ज़ीरो होती है। और आइसोथर्मल में आपका वर्क जो है मैक्सिमम होता है, 100% वर्क होता है। आप हीट जितनी भी सिस्टम को देंगे वो 100% वर्क में चली जाएगी, वो होता है आइसोथर्मल। ये चीज़ें याद कर लें। और आइसोकोरिक में वर्क ज़ीरो हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरा क्वेश्चन था पोटेंशियल डिफरेंसेस। पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं हम? वर्क पर चार्ज। वर्क करें चार्ज के ऊपर और चार्ज को मूव करें एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ, वहाँ पे जो वर्क होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्वेश्चन आ चुका है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट आ सकता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसको कहते हैं हम? कि जो आपकी डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो, डिस्टेंस के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। याद कर लेना ये। फिर कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज, इलेक्ट्रिक चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो करें उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैपेसिटर कहते हैं, मतलब कैपेसिटेंस कहते हैं उसको। ये कैपेसिटेंस का क्या है? फार्मूला है।
कैपेसिटेंस का, जिसको हम C से शो करते हैं। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V वोल्टेज है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये आप याद कर लें। ये क्वेश्चन आ चुका है। अभी ये आ सकता है कि कैपेसिटेंस में चार्ज क्या होती हैं, मतलब सीरीज़ कॉम्बिनेशंस जो होते हैं उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सीरीज़ में कैपेसिटेंस क्या होती है, सीरीज़ में चार्ज क्या होता है, और सीरीज़ में वोल्टेज क्या होती है। तो सीरीज़ में वोल्टेज जो है या पोटेंशियल डिफरेंस जैसे आप कहते हैं वो क्या होती है, सीरीज़ में डिफरेंट होती है, और चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं हर कैपेसिटर पे। और जो टोटल कैपेसिटेंस है वो छोटे से छोटा जो कैपेसिटर लगा होगा उसमें से जो छोटी कैपेसिटेंस है उससे भी टोटल कैपेसिटेंस कम आएगी। मतलब इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस है उससे भी कम कैपेसिटेंस आएगी टोटल कैपेसिटेंस सीरीज़ में। और पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में आपकी कैपेसिटेंस जो ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर लगा हुआ है उससे भी ज़्यादा आएगी टोटल, क्योंकि इसमें सम करते हैं कैपेसिटर्स को। और इसमें वोल्टेज जो है वो वोल्टेज आपकी सेम रहेगी हर कैपेसिटर पे, और आपका चार्ज जो है वो चेंज होगा। ये याद करना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेंज होगा हर कैपेसिटर पे। ये आ सकते हैं। देखो फिर कैपेसिटर की डेफिनेशन पे आई है कि कैपेसिटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो किसको स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। ये याद कर लें। फिर डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आई है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर में वो एबिलिटी रेजिस्टर की जो किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को रोके, उसको हम क्या कहते हैं, उस एबिलिटी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसका यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। ये आप याद कर लेना। और दूसरा रेजिस्टेंस का, रेजिस्टर जो है उसका अपोजिट क्या होता है, कंडक्टर होता है। एक रेजिस्टर होता है, दूसरा कंडक्टर होता है। रेजिस्टर एक डिवाइस है जो करंट को रेजिस्ट कर रहा है, और कंडक्टर जो करंट को फ्लो करने देगा, अलो करेगा। रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस अपोज करेगा फ्लो ऑफ करंट को, और कंडक्टेंस क्या करेगी, अलो करेगी फ्लो ऑफ करंट को। ये याद कर लें। और यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, वो वेबर होता है। और वेबर किसके बराबर होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर के। मैग्नेटिक फ्लक्स हम किसे कहते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन पास हो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और उसके अलावा अब ये आ सकता है, फ्लक्स डेंसिटी का आ सकता है। फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला होता है, ये याद कर लेना। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला यूनिट होता है, जिसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। और दूसरा गिल्वानोमीटर। गिल्वानोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जो स्मॉल करंट को मेजर करता है या स्मॉल करंट की डिटेक्शन को डिटेक्ट करता है। अब ये आ सकता है कि गिल्वानोमीटर से अमीटर जब बनाते हैं, अमीटर क्या करता है, लार्ज करंट को मेजर करता है। अमीटर बनाने के लिए गिल्वानोमीटर से क्या करते हैं, गिल्वानोमीटर से हम पैरेलल में शंट रेजिस्टर लगाते हैं। और उसके अलावा ये आ सकता है कि वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है। और उसके लिए गिल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम सीरीज़ में एक मल्टीप्लायर लगा लेते हैं, रेजिस्टर लगा लेते हैं सीरीज़ में। ये याद कर लियो। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसने डिस्कवर किया था, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर किए थे। याद कर लेना ये, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी तो वो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसने कहा था, ये भी मैक्सवेल ने कहा था। भला मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होकर मैग्नेटिक फील्ड देती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होकर मैग्नेटिक फील्ड देती हैं, मतलब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो किसने कहा था, मैक्सवेल ने। फिर क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस कर सकती है, ये किसने कहा था, फ्राडे ने, कि बिल्कुल कर सकती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है, जिसको जो टॉपिक हम पीछे पढ़ के आते हैं, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। और उसके बाद है व्हाट विल हैपन व्हेन द रेड लाइट फॉल्स अपॉन रेड क्लॉथ। रेड क्लॉथ के ऊपर अगर रेड लाइट गिरेगी तो क्या होगी, वो लाइट जो है वो एब्जॉर्बेशन होगी लाइट की। याद कर लेना, यहाँ पे लाइट की क्या होगी, एब्जॉर्बेशन होगी। तो ये 30 क्वेश्चंस आ चुके थे, आप इनको देखें और थोड़ा एनालाइज करें। अगर ये आए हुए हैं तो आप क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल ईजी होती है, ऊपर से होती है, लेकिन आपके टॉपिक्स सही तरीके से पढ़े होंगे तो आप सही तरीके से टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।